जैसा कि आपको भी मालूम है और सभी को मालूम है कि जो समस्या होती है उन समस्याओं का निराकरण अलग करने के लिए हमें जो विधि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और समाज हमारा जो समय के अनुसार वो आगे आगे चलता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमें लॉ या उसको विधि के रूप में उसको अपनाना पड़ता है। क्योंकि कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसको व्यवस्थित कैसा किया जाएगा आगे, जैसे कि हमारी जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, संविधान किस लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, ये सभी लोगों को जानते हैं। क्योंकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा संविधान है जो हमने अपने लिए और अपने को कंट्रोल करने के लिए और खुद के द्वारा ही बनाया गया हुआ है और खुद के देश के लिए ही ऐसा ही बनाया गया कि हम उसको किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, किस तरीके से हम रेगुलेट रहेंगे और किस तरीके से हम आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे निकालेंगे। समस्या जब भी निकल के आएंगी वो समाज में ही व्याप्त होंगी, एक दूसरे से किसी के अधिकार का उल्लंघन होगा तो किसी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की होगी, अगर किसी ने ड्यूटी परफॉर्म की होगी तो उसने अपने अधिकार का जो उसको मिले हुए हैं उससे एक कदम आगे जाके उसका कुछ प्रयोग किया होगा। जैसा कि आपको थंबनेल देख के ये अंदेजा हो गया होगा कि विषय पर आज का जो वीडियो है वो किस विषय पर आधारित है। चर्चा करने के दौरान या चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने जो भी आपको ये आभास हुआ है कि वीडियो का जो हेडलाइन लिखी हुई है कि क्या संबंध नहीं बनाने पे, क्योंकि पति पत्नी का दोनों का जो रिलेशन है वो उसका एक ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए विवाह का संस्कार अपनाया जाता है। और विवाह संस्कार अपनाने और उसके परिपूर्ण होने के उपरांत अगर जो कोई व्यक्ति कोई दूसरे में एक दूसरे से अगर जो संबंध बनाने में अगर सक्षम नहीं है तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये किसी के अधिकारों को, किसी सामर्थ्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक नया वर्ड ओरिजिनेट किया हुआ है, रिलेटिव इम्पोर्टेंसी। रिलेटिव इम्पोर्टेंसी क्या है और उसके बारे में आज आपको हम पूरा बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी, और अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं या प्रथम बार इसको देख रहे हैं या देखने का अभी तक आपका मन बना है तो इसको आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक करें और दूसरों लोगों तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें। और साथ में वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है आधी अधूरी जानकारी किसी के समझ में नहीं आती है और अधूरा ज्ञान या अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर दोनों लोगों में अगर जिसमें संबंध नहीं स्थापित हो पाए तो इसके आधार पे ये जरूरी नहीं कि आप किसी भी आधार पे जाके जो 1 साल 2 साल व्यतीत हो चुके हैं आप उसमें डिवोर्स की पिटीशन मूव करें या डिवोर्स के आधार पे अपना जो विवाह विच्छेद का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उसमें क्लियर कर दिया है, जो अभी लेटेस्ट 15 अप्रैल 2023 के जो निर्णय आए हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित कर दिया है कि ऐसी स्थिति में अगर जो कोई भी पक्ष अगर जो एक दूसरे से संबंध बनाने की सामर्थ्यता में नहीं है, सामर्थ्यता तो उसको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें संबंध नहीं बनाने के तरीके से आमतौर पे जो हमारे जो समाज में जो उसका मतलब निकाला जाता है वो कुछ और होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक चीज को बनाया हुआ है कि उसमें एक वर्ड दिया है रिलेटिव इम्पोर्टेंसी। रिलेटिव इम्पोर्टेंसी का मतलब ये है कि अगर जो कोई व्यक्ति है जरूरी नहीं शारीरिक रूप से वो सक्षम हो, शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए भी अगर जो वो भावनात्मक रूप से अगर जो मन के सही विचार पूर्वक और सही तथ्य को अवगत रखते हुए अगर जो संबंध स्थापित नहीं करते हैं या वो किसी एक व्यक्ति के साथ जिससे उसका विवाह हुआ है उससे संबंध नहीं स्थापित करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो संबंध स्थापित करना चाहते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव आपस में नहीं मिल पाते हैं, उनके जो मन के विचार हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं और वो विचार किसी और से मिले हुए हैं या किसी और से वो मिलना चाहते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में अगर जो कोई भी पक्ष एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में असफल रहते हैं, वो नहीं स्थापित कर पाते हैं क्योंकि उनके मन के भाव या भावात्मक रूप से एक दूसरे को नहीं अपना पाते हैं। तो ऐसी इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड ओरिजिनेट किया है कि रिलेटिव इम्पोर्टेंसी। रिलेटिव इम्पोर्टेंसी ओरिजिनेट करने का या उसको बनाने का ऑब्जेक्ट केवल इतना ही था क्योंकि समाज में जो उसका मतलब निकाला जाता है कि इम्पोर्टेंसी की हाँ एक इसमें दूसरे व्यक्ति की उसकी जो निजता है उसके अधिकारों का उसका हनन होता है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ड ओरिजिनेट किया है जिसमें कि
किसी भी वर्ड को उसको बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसी ऑब्जेक्ट को पूर्ति करने के लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जो रिलेटिव इम्पोर्टेंसी कहा जाएगा, जैसे कि वो अगर जो भावात्मक रूप से अगर जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल पाता है और वो उससे संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, अब ऐसी स्थिति के पीछे कारण क्या हो सकता है? दोनों ही व्यक्ति या दोनों पक्ष, पति हो या चाहे पत्नी हो, वो भावात्मक रूप से एक दूसरे को नहीं अपना पाते हैं। और ऐसी इस स्थिति में फिर भी वो अगर जो शादी कर लेते हैं, शादी करने का जो उनका ऑब्जेक्ट होता है वो उनके पारिवारिक जो उनके समझौते हो सकते हैं या पारिवारिक का जो दबाव हो सकता है, इसके आधार पे शादी या विवाह का संस्कार तो परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन क्या उनके जो एक दूसरे के भाव वो मिल पाने में बहुत ही दिक्कत का सामना हो सकता है। तो ऐसी इस स्थिति में कि जैसा कि मामला एक प्रकाश में आया 15, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने मामला प्रकाश में तब आया जब वो पिटीशन या याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उसमें तथ्य ये था कि इस वाद के जो तथ्य हैं वो ऐसे जागृत में आए या ऐसे प्रकाश में आए कि जब एक व्यक्ति ने अपनी शादी को रद्द करने के लिए माने फैमिली कोर्ट में यानी कि पारिवारिक न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। पारिवारिक न्यायालय ने उसकी प्रार्थना प्रस्तुत करने के उपरांत ही उसको डिसमिस कर दिया। मामला फिर हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, उसमें किसी भी कोई तरीके से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। अब मामला पहुंचा माननीय उच्चतम न्यायालय के पास और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया जिसमें कि एक जो पति था उसने जो याचिका प्रस्तुत किया था कि जिसको अपनी पत्नी से उसकी जो शादी हुई थी, जो विवाह हुआ था, उसको रद्द कर दिया जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और एक नया जो मोड़ आया, नई गाइडलाइन और एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास करते हुए ये निर्धारित किया कि अगर जो दोनों पक्ष में अगर जो ये रिलेटिव इम्पोर्टेंसी अगर जो इस तरीके के एक्टिविटी अगर जो होती है तो उसके आधार पे उसको आगे विवाह को आगे अग्रसारित करना, आगे चलाने की उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से भावात्मक रूप से किसी व्यक्ति के साथ अगर जो नहीं जुड़ पाता है तो ऐसी इस स्थिति में विवाह का जो आगे ले जाना या आगे चलाना उसका संभव नहीं हो पाता है। तो इससे अच्छा है दोनों की सहमति के आधार पर उस विवाह को रद्द ये है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में जैसा कि वाइड मैरिज या वाइडेबल मैरिज में तो इस तरीके की अंतर्गत में जो याचिका आती हैं और ये याचिका सेक्शन 12 में और जो वाइड या वाइडेबल मैरिज की जो बात करता है उसके अंतर्गत ये याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। रचना की जा सकती है कि सच एंड पर्सन अगर जो इस तरीके का जो हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो हमें इस तरीके की जो मैरिज है उसको वाइडेबल या वाइड डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि मामला इस तरीके से ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जब कोई मामला या कोई तथ्य जब वहां पहुंचते हैं तो इट मीन्स वो निचली अदालत में उनकी बात नहीं सुनी गई है, उनको नहीं माना गया है, तब वो वहां तक पहुंचते हैं। तो तब जब वो चीजें वो तथ्य वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंचते हैं तो उच्चतम न्यायालय को भी ये भी उसको आभास रहता है कि अगर जो कोई तथ्य हमारे पास आया है तो ये कोई जटिल इसमें प्रश्न इन्वॉल्व जरूर होगा, अन्यथा ये हमारी जो निचली अदालत है वो उसको निस्तारित कर देती। तो इसी के आधार पे, क्योंकि अगर जो ऐसे अभी तक क्या होता था, अगर जो सेक्शन 12 में अगर जो कोई पिटीशन मूव की जाती थी कि इम्पोर्टेंसी के आधार पे कि अगर जो इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कि ऐसी शादी या ऐसे विवाह को आगे ले जाना या आगे इसको कंटिन्यू करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कोर्ट है वो दूसरे पक्ष से अगर जिसके ऊपर भी एलिगेशन लगाया जाए तो उसके मेडिकल सपोर्ट में कोई भी पेपर मांगते थे। अब मेडिकल सपोर्ट में अगर जो वो इम्पोर्टेंसी है ही नहीं तो मेडिकल में आएगी कहाँ से? और इस तरीके के जो तथ्य हैं वो अवधारित करने के लिए, क्योंकि अब ये कहीं से मेडिकल प्रूफ नहीं हो सकता है कि हम दूसरे से मानसिक रूप से या भावात्मक रूप से हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि भाव या विचार हमारे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर जो हम मिल सकते हैं तो उनसे हम संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसके लिए उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई उसमें कोई कंप्लेंट या कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं रहेगा। तो ऐसे इस स्थिति में क्योंकि भावात्मक या जो मन के विचार हैं इसका कोई मेडिकल में कोई प्रूफ अभी तक साइंस ने डेवलप नहीं किया है, तो इस आधार पर जो आपकी वाइड करने की मैरिज के जो पिटीशन मानने जो पारिवारिक न्यायालय में आपने प्रस्तुत की जाती थी वो डिसमिस कर दी जाती थी, क्योंकि कोर्ट ये कहती थी कि अगर इम्पोर्टेंसी अगर जो आपको प्रूफ करनी है तो आपको उसके सपोर्ट में आपको मेडिकल के जो प्रूफ है, मेडिकल के जो ग्राउंड है वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो मेडिकल में ऐसे ग्राउंड और ऐसे तथ्य को प्रूफ कर पाना या उसको डेवलप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है, क्योंकि
मेडिकल में जो फिजिकली जो फिट या फिजिकली जो डिफेक्ट है या फिजिकली रूप से जो समस्या है वो निकल के सामने आती हैं, जो मस्तिष्क के अंदर जो भावात्मक रूप से, जो वैचारिक रूप से, जिसमें विचार की अनबन हो पाती है या मतभेद नहीं मिल पाते हैं, ऐसे तथ्य को पता लगा पाना मेडिकल साइंस के लिए अभी भी बहुत ही मुश्किल चीज है। ये तो हुई लॉ की बात, जैसा कि अभी तक आपने देखा और समझा, क्योंकि कैसे किस तरीके से एक नया वर्ड ओरिजिनेट होता है और उसको क्या परिभाषा दी जाती है, क्या उसको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उसका लॉजिकल एक वर्ड या मीनिंग निकल के सामने आती है। तो इस तरीके के अगर जो तथ्य और ये फैक्ट अगर जो आपकी भी जानकारी में से अपने अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से याचिका माननीय पारिवारिक न्यायालय में आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और माननीय पारिवारिक न्यायालय के तथ्य में अगर उसके प्रकाश में ये जजमेंट अगर जो आया होगा तो ठीक है। अदरवाइज इस तरीके के जो अभी जो लेटेस्ट में जजमेंट पास हुआ, इसके लाइट में आप करके आप अपने जो बात, अपने तथ्य, अपने फैक्ट को, अपने जो कारण है उनको सिद्ध करते हुए, अपने याचिका में मेंशन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय अगर जो आपके फैक्ट और आपके तथ्य पे अगर जो वो सहमत हो जाती है या कन्विंस हो जाती है तो उस आधार पर माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। और अगर जो किन्हीं कारणों से अगर जो आपके भी कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी अगर जो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकल के आ पाते हैं या किसी तरीके से कोई भी ग्राउंड पे अगर जो माननीय न्यायालय आपसे कन्विंस नहीं होती है या कुछ और सपोर्टिव पेपर मांगती है, तो अगर जो आपको संतुष्ट लगते हैं तब तो ठीक है। अगर जो नहीं लगता है कि माननीय न्यायालय ने कोई सही तरीके से कोई जजमेंट नहीं पारित हो पाया है या नहीं पारित कर पाए, तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या लीगल रेमेडी आपके पास उपलब्ध है। आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्च न्यायालय आपके तथ्य को, आपके कारण को स्पष्टीकरण करते हुए और उसके तथ्य को मानते हुए अगर जो आपसे कन्विंस हो जाती है तो आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। तो ऐसे इस दशा में आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक जो एक बेसिक प्रोसेस चलता था उससे एक हट के एक नया चीज और एक नई चीज निकल के सामने आई है। उसी के आधार पे आपको याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए माननीय न्यायालय के समक्ष। और आज का वीडियो यहीं तक ही है, इतना ही है, और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए हैं। और अगर जो आपकी भी कोई समस्या है, इसी तरीके से आप भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं या किसी विषय पे आप हमसे निजी जानकारी जानना चाहते हैं या कोई आप हमसे संपर्क करके आप हमसे कोई साझा करना चाहते हैं जिससे आप हमसे डिस्कस कर सके, कोई आप हमसे अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पे नंबर हमारा शो हो रहा होगा और अपॉइंटमेंट बुक करके सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसको संतुष्ट करके उसका निस्तारण कर सकूं। और इसी आशा के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।